तो हमने कहा कि भाई मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट अगर तुम्हारे सिस्टम में नहीं है कोई बात नहीं, क्या करो अलग अलग स्टेशंस को कनेक्ट कर लो। तो पीक लोड की डिमांड ले लो एक पर्टिकुलर स्टेशन से जो कि लेस एफिशिएंट था, और बेस लोड की डिमांड पूरी कर लो एक ऐसे स्टेशन से जो कि हाईली एफिशिएंट है, ठीक है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट। ये तरीका बताया था, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो हम लोग नाम लेते हैं ना इंटरकनेक्टेड ग्रिड, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रिड सिस्टम से अलग अलग पावर जनरेटिंग स्टेशंस को जब आपस में कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से कि कुछ लोड तुम दो और कुछ लोड हम दूसरे से ले लेंगे, तो वो सिस्टम कहलाता है इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग यूनिट इन पैरेलल, यानी कि अगर बहुत सारी जनरेटिंग यूनिट जो है वो पैरेलल में काम करने लग जाए तो उसे हम कहेंगे इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। तो आज हमारा यही टॉपिक है। आज हम बात करेंगे इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम के बारे में और जानेंगे उसकी खूबियों के बारे में, बड़ी डेप्थ में डिस्कशन करेंगे और एडवांटेज सीखेंगे कि यार क्या क्या फायदे हैं, क्यों आखिर हम इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज है एक्सचेंज ऑफ पीक लोड्स, ठीक है। इसको जरा समझ लेते हैं। मान के चलते हैं दो स्टेशन हैं और उन पे इस तरीके का लोड हमने बांट रखा है, प्लांट ए प्लांट बी का लोड कर कुछ ऐसा दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्लांट की कैपेसिटी है, ये दूसरे प्लांट की कैपेसिटी है, और ऐसे में ये क्या होगा, ये जो पीक लोड देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट करा है, ये दोनों के दोनों लोड को हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो प्लांट ए का जो ये पीक लोड देख रहे हो ग्रीन कलर वाला, ये हम एक्सचेंज कर लेंगे प्लांट बी से, और वहीं पे ये वाला जो लोड देख रहे हो, ये जो स्पाइक देख रहे हो ना, बम टाइप का निकला हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का ओवरलोड है या कह सकते हो पीक लोड है, इसको हम शेयर करेंगे फ्रॉम प्लांट ए, ठीक है। आयुब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया, जब हम लोड शेयर करते हैं, पीक लोड एक्सचेंज कर लेते हैं, तो प्लांट की कैपेसिटी कम हो जाती है। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्लांट की कैपेसिटी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है, कम हो गया। यानी कि पहले प्रीवियस अगर हम बात करें, अगर ये सिंगल जनरेटिंग यूनिट होते तो यहाँ पे इनकी प्लांट की कैपेसिटी कुछ यहाँ पे होती ऊपर, अब मैक्सिमम लोड। ऐसी प्लांट बी की कैपेसिटी कहाँ होती, यहाँ पे होती, अब मैक्सिमम लोड, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि तुम पीक लोड, ये पूरा का पूरा लोड जो है ये शेयर कर ले रहे हो प्लांट बी से, और इसी तरीके से ये वाला जो लोड है प्लांट बी का पीक लोड है ये शेयर हो रहा है प्लांट ए से, तो ऐसे केस में ये वाला सिस्टम से गायब हो गया, तो हमारे लिए जो लोड है वो कुछ ऐसे रह जाएगा। लोड कर्व, एक्चुअल लोड कर्व जो होगा वो कुछ यूं बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये वाला जब लोड हट जाएगा तो प्लांट की कैपेसिटी हम नीचे ला सकते हैं। तो प्लांट की कैपेसिटी हमें, कम प्लांट की कैपेसिटी से हम अपने प्लांट को चला पाएंगे। दैट इज द मेन एडवांटेज, कि जब हम पीक लोड हटा देते हैं, देखो पीक लोड के चक्कर में ही हमें, क्योंकि पीक लोड काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और पीक लोड ही मैक्सिमम डिमांड दिखाता है। तो अगर हम पीक लोड किसी और से फुलफिल करवा लेंगे तो हमारे लिए प्लांट की कैपेसिटी को नीचे लाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये हमने वैसे पुराने लेक्चर में डिस्कस करा था, यहाँ पे आपको विजुलाइज करवा दिया। आयुब समझ में आ रहा होगा। सो दूसरा क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन कम हो जाता है। ऑब्वियस सी चीज़ है, जब तुम प्लांट के जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको नीचे लाओगे, तो छोटी कैपेसिटी से अगर प्लांट को कम कैपेसिटी वाले प्लांट से अगर तुम रन करोगे यूनिट को, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन भी कम आएगी, क्योंकि छोटे इक्विपमेंट होंगे, कम पावर कम कैपेसिटी का प्लांट होगा, तो सस्ती पावर बनेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है कि यानी कि एक्सचेंज पीक लोड एक्सचेंज करने से ये दो फायदे होते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं दूसरा, यूज ऑफ ओल्ड एंड लेस एफिशिएंट पावर प्लांट्स, यानी कि जो पहले के ना ये जो बड़े बड़े से पुराने वाले पावर प्लांट हैं जो हम यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है, पुराने पावर प्लांट्स जो पड़े हुए थे, ठीक है, लेस एफिशिएंट, इनका इस्तेमाल हम करने लग जाते हैं अगर हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम तैयार करते हैं। तो इनका इस्तेमाल, यानी कि जो लेस एफिशिएंट प्लांट्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल हम थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पीक लोड को उठाने के लिए करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में चर्चा की थी कि भाई जो बेस लोड है वो तो बहुत समय तक के लिए तो वहाँ एफिशिएंट प्लांट चाहिए, वहीं पे जो लेस एफिशिएंट प्लांट है, जैसे पुरानी मशीन हो गए, पुराने प्लांट हो गए, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पीक लोड के लिए। तो ये लोड जो स्टेशन बंद हो गए थे ना भाई, वो बंद होने के बाद अब वो हमने खोल देंगे और उनका इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के पीक लोड को उठाने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन, अब जरा इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम दोनों को कनेक्ट करेंगे, अलाउ एफिशिएंट स्टेशन टू वर्क थ्रू आउट द ईयर एंड लेस एफिशिएंट टू वर्क ड्यूरिंग पीक आवर्स, यानी कि जब भी हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पूरा का पूरा प्लांट चलाने की, पूरा लोड सिंगल प्लांट से हम डील नहीं करेंगे। जो हमारा मोर एफिशिएंट स्टेशन होगा उससे हम चलाएंगे बेस लोड 24 घंटे, और वहीं पे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, और वहीं पे जो हमारा लेस एफिशिएंट प्लांट होगा उससे हम चलाएंगे पीक लोड्स। तो जो लेस एफिशिएंट प्लांट था उसका इस्तेमाल हम केवल पीक आवर्स पे करेंगे, और जो अच्छा एफिशिएंट प्लांट है उसका इस्तेमाल हम पूरे साल करेंगे 24/7। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली ऑपरेशन हम कर पाएंगे। समझ में आ रही बात है। तो फॉर एग्जांपल दो स्टेशन है मेरे पास, पहला वाला है ये मोर एफिशिएंट है, थर्मल पावर प्लांट है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे बेस लोड को रन कराने के लिए 24 घंटे। वहीं पे जो दूसरा वाला प्लांट है ये लेस एफिशिएंट है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे केवल पीक सप्लाई को, पीक लोड को सप्लाई करने के लिए। क्लियर हो गया। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी हासिल कर सकते हैं। कह सकते हो कि बड़ा सस्ती बिजली
बना सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, जब इकोनॉमिक स्टेशन को ज़्यादा चलाओगे तो ऑब्वियस चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हमें फायदेमंद पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, चौथा है यहाँ पे इंप्रूव लोड फैक्टर। अब इसको बड़ा डिटेल में समझते हैं, बहुत मजा आएगा कि लोड फैक्टर कैसे इंप्रूव हो गया। तो लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि जितना ज्यादा गैप होगा एवरेज और मैक्सिमम डिमांड में उतना ज्यादा पुअर लोड फैक्टर होगा। यानी कि जो जनरली हम बात करते हैं लोड कर्व की, उनके बीच में जो लोड कर्व का जो एवरेज लोड होता है और जो मैक्सिमम डिमांड होती है, इनके बीच में जितना ज्यादा गैप होता है उतना पुअर पावर फैक्टर लोड फैक्टर होता है। तो कोशिश ये करी जाती है कि लोड फैक्टर को कम करने के लिए क्या करा जाता है, एवरेज और मैक्सिमम के बीच में कम से कम गैप हो। अब इसको जरा समझते हैं डायग्राम से। तो मान के चलते हैं ये हमारे पास प्लांट ए है और एक है प्लांट बी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये हो गई इनकी पीक लोड, यानी कि कह सकते हैं मैक्सिमम डिमांड, और इनका अगर एवरेज लोड निकालोगे तो ये हो गया इनका एवरेज लोड प्लांट ए का और ये हो गया एवरेज लोड प्लांट बी का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो मैक्सिमम डिमांड एंड एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड एंड एवरेज लोड दोनों का हो गया प्लांट ए प्लांट बी का। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि बहुत गैप ज्यादा है, प्लांट ए में देखो कितना ज्यादा गैप है। यहाँ पे मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड इनके बीच का जो गैप है काफी ज्यादा गैप है, तो इसीलिए क्या होगा, पावर फैक्टर बहुत पुअर होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज लोड बहुत नीचे है और मैक्सिमम डिमांड बहुत ऊपर है। तो ऐसे केस में ये वाला जो फैक्टर होगा ये काफी ज्यादा पुअर हो जाएगा। दिस इज लोड फैक्टर कितना होगा, लोड फैक्टर काफी ज्यादा पुअर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया पुअर लोड फैक्टर। क्लियर हो गया। इसी तरीके से प्लांट बी का देखो मैक्सिमम डिमांड एंड एवरेज लोड इनके बीच में कितना ज्यादा गैप है, समझ में आ रहा है। तो इसका भी पुअर लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर दोनों के केस में काफी ज्यादा पुअर है अगर ये इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि अगर प्लांट ए पूरा स्टेशन अपने आप चला रहा है, पूरा लोड को खुद उठा रहा है, इसी तरीके से प्लांट बी अगर अपना पूरा लोड खुद उठा रहा है तो उसका पुअर लोड फैक्टर होगा। वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेशंस को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे तरीके से कि भाई ये हमारा एवरेज लोड, पीक लोड, मैक्सिमम डिमांड ये सब मार्क कर लेते हैं ना। अब हम इनको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जो प्लांट ए की जो मैक्सिमम डिमांड है ना, ये पीक वाली, ये हम फुलफिल करेंगे यहाँ प्लांट बी से, और इसी तरीके से प्लांट बी की जो मैक्सिमम डिमांड है, जो पीक लोड डिमांड है, इसको हम फुलफिल करेंगे प्लांट ए से। क्यों? ठीक है, ये चीज इस तरीके से हम लोग अगर करते हैं तो ठीक। अब ऐसे में क्या होगा, प्लांट ए का जो लोड कर्व, अब जो नया लोड कर्व निकल के आएगा उसके अंदर ये पीक गायब हो जाएगी, और यहाँ पे ये वाली जो पीक हमने एडजस्ट करी है, ये पर्टिकुलर देखो, ये वाली जो पीक है ये पर्टिकुलर, ये हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एडजस्ट करने की वजह से यहाँ पे ये शो होने लगेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व है, दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक बात को समझ लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ये किसी भी साइट पे किसी भी बुक में इस तरीके से नहीं समझाया, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो प्लांट ए के अंदर क्या है, प्लांट ए को हम लोग, ए का जो पीक लोड है वो हमने शेयर कर दिया, डेलीगेट कर दिया है प्लांट बी पे। हमने कह दिया है कि वो प्लांट बी जाने, मुझसे नहीं मतलब है। तो जब प्लांट बी ओवरकम कर रहा है, यानी प्लांट बी उठा रहा है पीक लोड, तो इसका जो कर्व होगा वो इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा पीक लोड के टाइम पे। देख रहे हो यहाँ पे ये चीज फ्लैट होगी। बड़ा ये ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ समझना इस पॉइंट को, थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है। तो जब हमने ये वाला पूरा, ये जो मैंने मार्क करा है ना, ये पूरा का पूरा जब प्लांट बी उठा रहा है तो प्लांट ए की कर्व से ये गायब हो जाना चाहिए, ऑब्वियस सी चीज है। तो ये प्लांट ए के कर्व से क्योंकि गायब हो जाएगा तो इसलिए फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे कर्व, ठीक है। और वहीं पे प्लांट बी का जो लोड है ये वाला, ये जो पूरा है, ये कौन उठा रहा है, ये प्लांट ए उठा रहा है। तो ये जो पूरा लोड कर्व देख रहे हो ना, इस तरीके का पीक कर्व, ये पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ये कर्व इस तरीके से एडअप हो जाएगा। समझ में आया? तो पीक गायब हो गई और जो डाउन हो रहा था वो अप हो गया बिकॉज ऑफ प्लांट बी के पीक लोड की वजह से। अब इसी तरीके से प्लांट बी का अगर हम लोग कर्व देखें ध्यान से, इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो ये वाला देखो, प्लांट बी क्या कर रहा था, इसके पीक लोड को उठा रहा है, तो इसका पी लोड जब उठाएगा तो इसके लोड कर्व में वो शो होने लगेगा। सो देख सकते हो ये है प्लांट ए का पीक लोड, दिस इज प्लांट ए का पीक लोड। समझ में आ रही बात है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो प्लांट ए का पीक लोड प्लांट बी उठा रहा है, तो ये इस तरीके से राइज अप हो गया, यहाँ पे कर्व में आ गया इसका लोड, ठीक है। और वहीं पे अपना जो पीक है, यानी कि अपना जो पीक लोड है, ये कौन उठा रहा है, ये उठा रहा है प्लांट ए को, इसने डेलीगेट कर दिया। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ रही होगी। तो अगर हम इस तरीके से कर्व को मॉडिफाई करते हैं तो हमें ये कर्व देखने को मिलेंगे। डेट इज द ब्यूटी। समझ में आ रही बात है? तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डेलीगेट कर देते हैं पीक लोड को दूसरे प्लांट पे, तो इस तरीके से हमें कर्व देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके अंदर जो स्पाइक्स होते हैं ना पीक के, वो गायब हो जाते हैं ना। अब इससे फायदा क्या हुआ यार, तुम तो लोड फैक्टर बता रहे थे, तो उसका फायदा जरा देखते हैं। जब इस तरीके का कर्व, मॉडिफाइड कर्व जो होंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के बाद जो कर्व निकल के आएंगे, लोड कर्व प्लांट ए और प्लांट बी के कुछ इस तरीके से आएंगे, तो अब यहाँ पे
अगर हम बात करते हैं एवरेज लोड की, तो इसका एवरेज लोड ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, एवरेज ऊपर खिसक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा एवरेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और क्योंकि ऑन एन एवरेज अब कर्व जो तुम्हारा स्टेशन जो चलेगा वो इस तरीके से सर्टेन चलेगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। और जो मैक्सिमम डिमांड है, यानी कि जो पीक लोड की डिमांड थी, वो नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी दोनों में, प्लांट ए एंड प्लांट बी में। ये एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ में आया होगा। मैं आपको अपने एनिमेशन के थ्रू ही समझा पा रहा हूँ किस तरीके से ये काम हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मैंने जिस दिन पढ़ा था मजा आ गया यार, रात में सही से सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है जब मैं इस तरीके की कुछ अच्छी चीज़ों को सीखता हूँ और एनिमेशन के थ्रू आपको समझा पाता हूँ। दैट इज़ द मेन ब्यूटी, क्योंकि पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन समझाना एक अलग ही आर्ट है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड नीचे आ गया ना, अब देखो, अब जो करंटली कर्व आया निकल के, इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एंड एवरेज लोड के बीच में गैप देखो कितना कम हो गया है, मैक्सिमम और एवरेज के बीच में, एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्लांट। तो प्रीवियस केस यानी कि अगर हमारा प्लांट इंडिविजुअल उठा रहा था, पूरा का पूरा लोड इंडिविजुअली चला रहा था, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस था मैक्सिमम एंड एवरेज लोड के बीच में। लेकिन अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन से क्या हो गया, एवरेज और मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा, और ऐसे केस में लोड फैक्टर की अगर बात करते हैं तो एवरेज डिमांड ऊपर गई और पीक लोड नीचे खिसक गया, तो ओवरऑल लोड फैक्टर इंप्रूव हो गया। इसी तरीके से प्लांट बी की बात करते हैं तो एवरेज डिमांड ऊपर गई और पीक लोड नीचे आ गया, तो लोड फैक्टर इंप्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों का ही लोड फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। आइयो समझ में आ रहा है। सो दैट इज द मेन ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जब भी हम दो अलग अलग प्लांट्स को या मल्टीपल प्लांट्स को इंटीग्रेट करते हैं तो उनका लोड शेयर हो जाता है। जो स्पाइक्स होते हैं ना, वो एक सिंगल प्लांट को डील नहीं करने पड़ते, हम शेयर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है यार, 10 रुपए की जरूरत पड़ी है और मेरे पास नहीं है, तो किसी और के पास है, वो कहेगा हाँ, तो क्या हम उससे उधार ले लेते हैं, और बाद में जब उसे 10 रुपए की जरूरत पड़ती है तो उसे दे देते हैं। तो दोनों का क्या होता है ना, दोनों की प्रोफाइल जो होती है, इकोनॉमिक प्रोफाइल फ्लैट हो जाती है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टेशन की, देखो अल्टीमेटली क्या चाहते हो, अल्टीमेटली यही चाहते हो ना कि लोड हम कांस्टेंट कर सकें स्टेशन पे, क्योंकि डेट इज द आइडियल केस कि हम चाहते हैं कि भैया हमारे स्टेशन का जो लोड है ना वो फिक्स रहे पूरे टाइम एक साथ, तो वो बेस्ट पार्ट हो सकता है। तो बस उसी कोशिश में हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, ताकि इंटीग्रेशन से क्या होगा कि जो भी पीक डिमांड आ रही है वो हम शेयर कर देंगे, ताकि ओवरऑल जो कर्व है वो कट टू कट फ्लैट ही रहे। तो देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि प्रीवियस कर्व जो थे वो काफी ज्यादा स्पाइकी कर्व थे, लोड कर्व, लेकिन जैसे हमने इनको इंटीग्रेट करा तो कर्व देख सकते हो, ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाले, ये मस्त सा जो कर्व फ्लैट देखो, तो काफी हद तक फ्लैट है, काफी हद तक फ्लैट है। आइयो समझ में आ रहा होगा। सो दैट इज द वर्ड कर्व वी वांट एज एन यूटिलिटी। समझ में आ गई बात है ना। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी पांचवा पॉइंट, इंक्रीज डाइवर्सिटी फैक्टर। अब इसको भी बड़ा समझते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। अब ये यार मैथ्स हो गई। अगर हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बेसिकली ये बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ मैक्सिमम डिमांड कितनी है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर ये दिखाता है कि कितना कंसंट्रेटेड है लोड, यानी कि मैक्सिमम डिमांड कितने घरों की एक ही समय पे आ रही है। समझ में आ रही बात है। तो एक तरीके से पीक लोड कोई थोड़ा थोड़ा एग्जिबिट करता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो पुअर डाइवर्सिटी फैक्टर। समझ में आ रही बात है। तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ पीक लोड, यानी कि अगर एक ही समय पे ज्यादातर घरों की पीक लोड आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि भैया इस प्लांट की डाइवर्सिटी बहुत खराब है और पुअर इकोनॉमी भी होगी, यानी उस प्लांट की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी वो काफी ज्यादा पुअर होंगी, बहुत महंगी बिजली बना रहा होगा। समझ में आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पीक लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगेन सेम वही चीज, हम चाहते हैं हमारा जो लोड करो फ्लैट हो, पीक ही ना हो। समझ में आ रही बात है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर अगेन यही चीज घुमा फिरा के रिप्रेजेंट करता है कि पीक लोड जो है वो क्या कंसंट्रेटेड है या एक ही समय पे ऑन हो रहे हैं या डाइल्यूटेड है। तो ये बात समझ में आ गई। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड पीक लोड होगा उतना ज्यादा पुअर डाइवर्सिटी फैक्टर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाले केस की बात करें तो इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास ये वाला कर्व था, अभी हमने पीछे देखा प्लांट ए का ना। ऐसे केस में देख सकते हो, ऐसे केस में ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पीकी है। ये क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेटेड पीक लोड। ये दिखा रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर आर पे बहुत सारे लोगों के पीक लोड एक साथ ऑन हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पीकी लोड। समझ में आ गया। तो कंसंट्रेटेड पीक लोड है, इसका मतलब पुअर डाइवर्सिटी फैक्टर। नाउ अब हमने क्या करा, प्लांट को जब इंटीग्रेट कर दिया प्लांट बी से, दो स्टेशन को अभी पीछे इंटीग्रेट करा था, तो जो हमारा कर्व हुआ वो ये निकल के आया था। आई होप आपको याद होगा जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे। तो अब जरा इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आफ्टर इंटीग्रेशन की अगर बात करते हैं तो बहुत ही कोई पीक बची ही नहीं यार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड पीक लोड, यानी कि हमने क्या करा, पीक को बांट रखा है। ऐसा नहीं है कि एक ही समय पे पीक लोड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे घरों का लोड एकदम से स्टेशन पे आ जा रहा है, यानी कि वो बटा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पीक लोड हो गया, यानी कि डाइवर्सिटी अच्छी हो गई। समझ में आ रही बात है। तो ऊपर वाले कर्व में देख सकते हो कंसंट्रेटेड पीक लोड है, जबकि दूसरे वाले में देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड पीक लोड है, या कह सकते हो डाइल्यूटेड पीक लोड्स हैं। तो ऐसे केस में डाइवर्सिटी फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। लेकिन ये कब हो पाया, आफ्टर इंटीग्रेशन। सो दैट इज द
ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इसीलिए हम लोग प्लांट का इंटीग्रेशन करते हैं। तो बिफोर इंटीग्रेशन एंड आफ्टर इंटीग्रेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 6th पॉइंट, रिड्यूस प्लांट रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बताया था आपको रिजर्व की क्या जरूरत होती है, सडन चेंज इन लोड डिमांड को पूरी करने के लिए, यानी कि लोड में अगर भाई खुदा ना खास्ता एकदम से कोई बल्ब जल गए, बहुत बड़ा लोड की डिमांड आ गई, तो उसको सडन चेंज को मीट करने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या कह सकते हो पीक लोड डिमांड्स को पूरी करने के लिए, इसके लिए क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। यानी कि अब पहले हम लोग ये रिजर्व का काम हम करते थे एक्स्ट्रा यूटिलिटीज, एक्स्ट्रा जनरेटर्स लगा के, पर अब ये काम इंटरकनेक्टेड सिस्टम से हो जाएगा। ना जरा इसको विजुलाइज करके देखते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर थर्मल पावर प्लांट है तो इसके अंदर हम लोग कई सारे जनरेटिंग यूनिट ऑपरेटिंग में रखते थे, ठीक है, एज अ रिजर्व रखते थे। यानी कि इसके अंदर एक जनरेटिंग यूनिट तो ऑपरेट कर ही रही है, एक दो या सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ यूनिट्स को हम लोग एज अ रिजर्व रखते थे अपने पास, कि भाई अगर एकदम से हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी तो हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे सिस्टम से, ठीक है, जिससे कि सिस्टम हमारा कोलैप्स नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये यूज करे जाते थे एज अ रिजर्व। लेकिन जैसे ही हम इसको एक कनेक्ट कर देते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम ले आते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके जो दो पार्ट से मिलकर बनाओ, यानी कि दो पावर स्टेशन एक दूसरे से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, या मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स जो आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो पीक डिमांड आती है ना, ये जो कह सकते हो जो इमरजेंसी पीरियड आता है, ये इमरजेंसी पीरियड आपस में शेयर हो जाता है। यानी जैसे हमने पीछे देखा था कि एकदम से कोई पीक डिमांड आई तो वो हमने कह दिया भाई प्लांट बी से कि यार तेरे पे लोड कम है, तू शेयर कर दे। ऐसी फॉर एग्जांपल पीक डिमांड आई प्लांट बी पे, वो कहेगा यार मेरे पे तो पीक डिमांड आई है, तुम्हारे पे लोड कम है, मैं कहूंगा हाँ, तो कहेगा तो भाई शेयर कर दे, बाद में लेन देन सेटल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आपस में लेन देन करके पीक डिमांड को सेटल कर लेते हैं ना। अब जब दोनों को इंटरकनेक्ट कर दिया है और आपस में सेटल हो जा रहा है पीक लोड इमरजेंसी कंडीशन में, तो हम लोग रिजर्व को अपने कम कर देंगे। यानी कि अब देखो दो यूनिटें हटा दी, अब एक ही रखेंगे हम लोग, कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आई तभी हम एक रिजर्व अपना रखेंगे। तो इससे क्या हुआ, यानी कि इंटीग्रेशन से हमने जो रिजर्व की यूनिट्स थी उनको भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट अगर आप किसी बुक में देखोगे तो 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 करके दे रखे होंगे, पर इनको विजुलाइज करना, इनको आपको समझाना डेप्थ में, डेट इज द मेन केस। मेरा यही फोकस है कि कोई चीज तुम जिंदगी में कभी रटो नहीं, और तुम्हें एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो बात कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इतनी ही डिटेल में हम लोग पावर सिस्टम की स्टडी करेंगे, मजा आने वाला है। आई होप आप पूरे सीरीज देखते आ रहे हो और सारे पॉइंट आपके कनेक्ट हो रहे होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो छठा पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट ली थी ना, जो 3 रखी हुई थी, वो अब 2 हम बेच देंगे और उसकी हम लोग मूंगफली खा लेंगे। हम कहेंगे भाई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने इंटरकनेक्शन के लिए दोस्त बना लिए, एलाइज बना लिए हैं। समझ में आ रहा है? तो जरूरत पे हम लोग इंटरकनेक्शन से काम चला लेंगे। नाउ एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज द रिलायबिलिटी। नाउ ये यार चौथा पॉइंट यहाँ आ गया, एक्चुअली ये पीछे होना चाहिए था, पर ठीक है चलो आगे पीछे हो जाता है। तो इंक्रीज द रिलायबिलिटी। नाउ अब क्या हुआ, यानी कि ये जो हमने सिस्टम डिजाइन करा, एक सिंगल स्टेशन था तो रिलायबिलिटी की बहुत कमी थी। पता नहीं यार कल दिवाली है, हो सकता है फेल हो जाए, एकदम से ओवरलोड आ जाएगा तो फेल हो सकता था। लेकिन हमने क्या करा, कई सारे मल्टीपल जनरेटिंग स्टेशन थे, इन्हें आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर दिया ना। जब हमने ये इंटरकनेक्ट करा तो हमने क्या करा, ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ा दी। अब एक अगर प्लांट फेल हो जाता है या आउट ऑफ सर्विस चला जाता है तो उसके पर्टिकुलर स्टेशन के लोड को शेयर करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स, मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स ऑलरेडी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, रिलायबिलिटी, ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर कोई इंडिया का सर्टेन स्टेशन फेल हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए ऑल ओवर इंडिया के अलग स्टेशन हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो शेयर कर लेंगे कि भाई परेशान ना हो, हम लोग तेरे को दे रहे हैं, जब तू सही हो जाइए तो हमें वापस कर दियो। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए रिलायबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है स्टेशन की। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊंगा यहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। पहले जो था पुराने समय में 1990s में हमारा भारत इस तरीके से बटा हुआ था ग्रिड में। ये यार हमने इसमें कोई रीजन नहीं बांटे हैं, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिड के टर्म में बांटा हुआ है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी नॉर्दर्न ग्रिड हो गई, यहाँ पे दिखेगा नहीं, दिस इज योर नॉर्दर्न ग्रिड। ये तुम्हारी जो थी ये साउदर्न ग्रिड हो गई, साउदर्न ग्रिड, ठीक है। साउथर्न SOUTH होता है वैसे, SOUTH साउदर्न ग्रिड, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रिड बटी हुई थी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये नॉर्थ ईस्टर्न हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या हुआ कि ग्रिड जो थी वो पूरी की पूरी बटी हुई थी, ठीक है, पूरी तरीके से। तो हमने क्या करा, ये जो हमने ग्रिड बांट रखी थी इनको
आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम शुरू करा, और 2013 तक अप्रॉक्स 2013 तक हमने ये सारी ग्रिड जो थी आपस में कनेक्ट कर दी। और जैसे ही हमने ये सारी ग्रिड आपस में कनेक्ट करी, यहीं से जन्म होता है हमारे नेशनल ग्रिड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का। तो एक तुमने लाइन सुनी होगी, लोग बहुत कहते हैं वन नेशन वन ग्रिड, मोदी जी काफी प्रमोट करते हैं वन नेशन वन ग्रिड। तो वो यही है, यानी कि हमने क्या करा, एक नेशन भारत और एक ग्रिड, यानी कि सारी ग्रिड को जब हमने जोड़ दिया तो वहां से एक बड़ी सी ग्रिड निकल के आई, और हमने कह दिया हमारे पूरे भारत के अंदर एक ग्रिड ही चलती है। ऐसा क्यों कह पाए, क्योंकि हमने जो 5 ग्रिड थी अलग अलग, उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहां से हमने जन्म दिया नेशनल ग्रिड को। क्लियर हो गया होगा, आई होप इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये हम लोग, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे एक सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, सिस्टम की इकोनॉमी इंप्रूव होती है, और सिस्टम जो होता है वो बहुत इंटैक्ट हो जाता है, यानी कि किसी भी तरीके के फेलियर को डील कर सकते हैं हम लोग। सो दैट इज द पार्ट। अगर आपको मेरा ये लेक्चर और इतनी रिसर्च करके जो आपके लिए बनाता हूँ यार, ये सब मजा आता है अगर आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जो जरूरतमंद है। मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।